आदरणीय साथियों, प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि मॉक पोल में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मतों का विभाजन कैसे करें। जैसा कि विदित है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अलग अलग हो सकती है और मॉक पोल निर्वाचन की प्रक्रिया का अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मॉक पोल यानी बनावटी मतदान होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 वोट अवश्य ही डाले जाएं। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मॉक पोल में नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट दिया जाना भी जरूरी है। प्रश्न ये है कि अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से उन्हें दिए जाने वाले वोटों का विभाजन हम किस प्रकार करें जिससे कि हमें हिसाब बनाने में सुविधा हो। ध्यान रखिए, यह बात हम हिसाब रखने की सुविधा की दृष्टि से कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम बस इतना ही है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को और नोटा को कम से कम 1 वोट मॉक पोल में मिलना चाहिए और कम से कम कुल 50 वोट अवश्य मिलना चाहिए। नोटा को कितने वोट मिलेंगे, प्रत्येक अभ्यर्थी को कितने वोट मिलेंगे, इसको लेकर कोई विशेष निर्देश नहीं है। न्यूनतम 1 संख्या और न्यूनतम कुल 50 संख्या वाले नियम को छोड़ दें। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है कि मॉक पोल का हिसाब बनाना होता है, मॉक पोल का रिकॉर्ड रखना होता है और ऐसे में सुविधा हो यदि हमारे पास एक आंकड़ा हो कि हम प्रत्येक कैंडिडेट को अगर इतने इतने वोट देते हैं और नोटा को इतने वोट देते हैं तो हमारे पास कुल 50 की संख्या हो जाएगी और साथ ही साथ प्रत्येक अभ्यर्थी को समान संख्या में हम वोट दे पाएंगे, ताकि हिसाब रखने में, कंट्रोल यूनिट से देखे जाने वाले रिजल्ट को देखने में, वीवीपीएटी से निकलने वाली मॉक पोल की स्लिप्स को गिनने में हमें सुविधा होगी। बस इस लिहाज से आपकी सहायता के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। साथियों, आप देखिए, हमने एक टेबल आपके समक्ष प्रस्तुत की है। उस टेबल में हमने कुल मिलाकर 5 कॉलम बनाए हैं। पहला क्रमांक का, दूसरा नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या का, तीसरा प्रत्येक अभ्यर्थी को मॉक पोल में दिए जाने वाले मतों की संख्या का, और चौथा नोटा को दिए जाने वाले मतों की संख्या का और कुल मतों की संख्या, जिसमें हमने न्यूनतम 50 मतों की आवश्यकता को पूर्ण किया है। साथियों, हम यह मानकर चल रहे हैं कि अधिकतम 16 कैंडिडेट नोटा सहित यदि होते हैं तो कैसे मतों का विभाजन करें। देखिए, जहाँ भी निर्वाचन होंगे वहाँ नोटा सहित कम से कम 3 अभ्यर्थी होंगे। तो हमने पहले में 3 अभ्यर्थी की संख्या ली है। अगर नोटा सहित 3 अभ्यर्थी हैं, इसका मतलब चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट 2 हैं और 1 नोटा है। ऐसी स्थिति में हम प्रत्येक अभ्यर्थी को अगर 17 वोट देते हैं तो 17 दूनी 34 और नोटा को 16 वोट देते हैं तो 50 हो जाते हैं। बस इसी तरह का फार्मूला हमने डेवलप किया है। आप इसे सुविधाजनक समझें तो अपना लीजिए, आप चाहें तो इससे अलग व्यवस्था भी अपना सकते हैं। अब जैसे देखिए, नोटा सहित 4 कैंडिडेट हैं, यानी कैंडिडेट 3 हैं। प्रत्येक कैंडिडेट को 13 अगर हम वोट देते हैं तो 13 39 यानी 39 हो जाता है और नोटा को 11 देते हैं तो 50 हो जाते हैं। साथियों, अगर कैंडिडेट की संख्या नोटा सहित 5 है तो बहुत अच्छी स्थिति है। हम प्रत्येक कैंडिडेट को भी 10 वोट दे पाएंगे, 10 चौक 40, और नोटा को भी 10 वोट दे पाएंगे, 40 और 10 50। नोटा सहित 5 कैंडिडेट होने में काफ़ी अच्छे से विभाजन हमारा हो रहा है। नोटा सहित 6 कैंडिडेट होने में प्रत्येक कैंडिडेट को आप 9 वोट दे दीजिए तो 9 45 हो गए 5 कैंडिडेट के लिए, और नोटा को 5 दे दीजिए तो इस तरह से 50 वोट हो गए। अगर नोटा सहित 7 हैं तो चुनाव लड़ने वाले 6 कैंडिडेट हैं, प्रत्येक कैंडिडेट को आप 8 वोट दे दीजिए, 8 6 48 हो जाएंगे, और नोटा को आप 2 वोट दे दीजिए तो 48 और 2 50 हो गए। 8 कैंडिडेट हैं नोटा सहित, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति 7 हैं,
प्रत्येक को 7 वोट दे दीजिए, 7 7 49 यानी 49, और 1 चला गया नोटा को, जो कि ज़रूरी है कि कम से कम 1 वोट दिया जाना है, तो 49 और 1 50। तो पर्चियाँ भी फिर साथ साथ निकलेगी, कंट्रोल यूनिट में भी साथ साथ आएगा और अच्छे से आप हिसाब बना पाएंगे। आगे और देखिए, इसी तरह से नोटा सहित 9 हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नोटा सहित 9 होने में आप प्रत्येक कैंडिडेट को दे दीजिए 6 वोट, तो 8 6 48 हो गए, और नोटा को दे दीजिए 2 वोट। अगर नोटा सहित 10 हैं तो बहुत अच्छे से विभाजन हो जाएगा। प्रत्येक कैंडिडेट को आप 5 वोट दे दीजिए, नपा 45 45 और नोटा के 5 50, सभी को 5 5 का बहुत अच्छा टोटल आ जाएगा। यदि आपके निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी नोटा सहित 10 हैं तो। नोटा सहित 11 हैं तो आप प्रत्येक व्यक्ति को 4 वोट दे दीजिए, 10 चौक 40 हो गए। नोटा को 10 दे दीजिए, 40 और 10 50 हो गए। साथियों, पुनः दोहरा रहे हैं, यह सुविधा के लिए है। आप चाहें तो अलग अलग आंकड़े भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं एक जैसे आंकड़े आए, लेकिन एक जैसे आंकड़े आने पर आपको गिनती में सुविधा होगी, आपका काम सरल हो जाएगा, याद रखना आसान होगा। कभी भी कहीं भी पूछेंगे कि कितने कितने वोट दिए हैं नोटा में, तो आपको फटाक से उत्तर देने में सुविधा होगी। 12 कैंडिडेट हैं नोटा सहित, तो आप प्रत्येक उम्मीदवार को 4 वोट दे दीजिए, 11 चौक 44, नोटा को 6 दे दीजिए, 44 यानी 44 प्लस 6 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 13 है नोटा सहित, तो आप ऐसा कीजिए कि प्रत्येक कैंडिडेट को 4 दे दीजिए, तो 12 चौक 48 और नोटा को 2 दे दीजिए, तो 48 और 2 50। यदि मान लीजिए नोटा सहित 14 हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक उम्मीदवार को 3 वोट दीजिए, 13 3 39 और नोटा को 11। यह थोड़ी सी संख्या असंतुलित दिख रही है आपको कि नोटा को ज़्यादा वोट जा रहे हैं, पर हमने कम से कम 1 वोट देने की अपरिहार्यता को पूरा कर लिया है। ऐसी स्थिति में हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, याद रखिए कि आपके मतदान केंद्र पर अगर कोई एजेंट है और वो कहते हैं कि नहीं, हम हमारे कैंडिडेट को और वोट डालकर देखना चाहते हैं, तो कृपया आप उन्हें अनुमति दे दीजिए और फिर संख्या बदल सकती है। आप पहले अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित एजेंट्स को ये बता दीजिए कि भाई इस तरह के नियम हैं और हिसाब की सुविधा के लिए हमारी ऐसी योजना है, क्या आप इससे सहमत हैं, या आप कुछ और इसमें बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, उस हिसाब से हम कर लेंगे। एजेंट के मत को प्राथमिकता दे दीजिए। 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे अपने निर्णय के अनुसार कि कम से कम 1 वोट सबको मिले और कम से कम 50 वोट हो जाए। इसके अलावा फिर एजेंट्स की सहमति का भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब देखिए, 15 कैंडिडेट है नोटा सहित, तो आप 14 उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें 3-3 दे दीजिए, तो 14 3 42 यानी 42, और नोटा को 8 दे दीजिए, 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। नोटा सहित 16 हैं, तो आप कैंडिडेट को 3-3 वोट दे दीजिए, 15 3 45 45 और नोटा को 5। इस तरह से 50 हो जाएंगे। साथियों, इस वीडियो का मकसद आपको निर्वाचन कार्य करवाने में व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुविधा प्रदान करना है। अंतिम निर्णय के लिए आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों और अपने निर्वाचन क्षेत्र में विद्वान मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को प्राथमिकता दीजिए। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यह भी बताइए कि आप भारत के किस राज्य से और किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया इसका उल्लेख अवश्य कीजिएगा। मुझे अपनी बात रखने का, अपना अनुभव साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।